हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है इसमें हम P53 के बारे में जानने वाले हैं। हर एक चीज हम इस P53 के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ये बात करें P53 की, तो एक्चुअली होता क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। व्हाट डू वी मीन बाय ट्यूमर सप्रेसर जीन? देखो, नाम को ही तोड़कर समझेंगे हम इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है। तो ये एक ऐसा जीन है जिससे हम ट्यूमर को सप्रेस करा सकते हैं। अब ये जो जीन होता है इसका काम होता है आरएनए बनाना, और आरएनए बना के ये क्या बनाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो इस जीन का जो प्रोटीन होगा वो एज अ ट्यूमर सप्रेसर की तरह वर्क करेगा। इसका जीन 17th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी में सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब अगर अनवांटेड सेल साइकिल चल रही है तो सेल साइकिल को अरेस्ट करवा देना। एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ करवा देना अगर करवाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर डीएनए डैमेज है या फिर हमारा सेल म्यूटेशन की कंडीशन में है, स्ट्रेस की कंडीशन में है, इन सभी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि P53 आए और बोले सेल को, भाई तू रुक जा थोड़ी देर, अभी सेल साइकिल मत चला। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कैंसर हुआ तो ये जो P53 है इसी को ही म्यूटेट कर दिया जाएगा, क्योंकि P53 सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर हमने P53 को ही म्यूटेट कर दिया तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए नहीं बचा, तो फिर दोस्तों कैंसर हो सकता है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर इसे गार्डियन ऑफ द जिनोम भी कहा जाता है, बिकॉज वो हमारे जिनोम को गार्ड करता है, हमारे सेल को गार्ड करता है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से काम करता है, कैसे करता है। देखो, ये जो P53 है ये एक्टिव कब कब होता है सेल में? फॉर एग्जाम्पल, जब सेल बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है, हाइपर प्रोलिफरेट कर रहा है, डीएनए जो है वो डैमेज है, या फिर हमारे क्रोमोसोम का जो एंड होता है, टीलोमियर जो हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है, उसकी शॉर्टनिंग हो गई है, या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन आ चुकी है, बॉडी में ऑक्सीजन जो है कम हो गया है। इन सभी कंडीशंस में P53 को एक्टिवेट किया जाता है। इसे हर टाइम एक्टिवेट नहीं रखा जाता, जब बॉडी को जरूरत होती है तब P53 एक्टिवेट होता है। P53 दोस्तों एक्टिवेट होकर क्या करता है? सबसे पहले तो सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। सेल साइकिल को बोलता है, भाई तू रुक जा थोड़ी देर, मुझे दिक्कत देखने दे, और ये दिक्कत को सही करने की कोशिश करेगा। सेनेसेंस करवाता है, एपोप्टोसिस कराता है, सेल की डेथ करवा देता है अगर जरूरत पड़ती है तो हमें ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली करता क्या है। हाँ, अगर डीएनए डैमेज है तो ये पूरा टाइम देगा कि सेल जो है वो रिपेयर कर ले और उसके बाद सेल साइकिल फिर से चल पड़े। रिपेयर करने के बाद भी अगर डीएनए ठीक नहीं होता है तो फिर ये उस कंडीशन में सेल की डेथ करवा देता है, सेल साइकिल को परमानेंटली अरेस्ट करवा देता है। अब हाउ एग्जैक्टली डज टेस्ट, कैसे होती है ये सारी चीजें, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि P53 हर वक्त एक्टिव नहीं होता, तो P53 को इनएक्टिव रखना होता है। एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज होता है जिसका नाम है MDM2। MDM2 दोस्तों P53 को पकड़ के रखता है और P53 को बिना मतलब एक्टिवेट नहीं होने देता। इस P53 का यूबिक्यूटिनेशन करवा देता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि यूबिक्यूटिनेशन क्या होता है। अगर P53 का यूबिक्यूटिनेशन हो गया तो इसे प्रोटियोजोम में ले जाके डिग्रेड कर दिया जाता है। अगर हमें यहाँ पर P53 का यूज ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिग्रेडेशन इज द बेस्ट पॉइंट, जब अंडर नॉर्मल कंडीशन ये होता है। व्हाट इफ अगर स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें हमें P53 को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी कंडीशन में हमें P53 को MDM2 के जाल से छुड़वाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डीएनए डैमेज हो चुका है, किसी पर्सन ने एक्सरे करवाया लेकिन एक्सरे बहुत स्ट्रांग थी, उसने फॉर एग्जांपल डीएनए डैमेज कर दिया। जैसे ही डीएनए डैमेज होता है दोस्तों, यहाँ पर दो काइनेज होते हैं, एटीएम और एटीआर, वो यहाँ पर आके जहां पर भी डैमेज हुआ है वहां पर आके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एटीएम और एटीआर दो काइनेज है, ये यहाँ पर क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन करेंगे CH1 एंड CH2 काइनेज का। ये दोनों भी काइनेज हैं। इन दोनों भाइयों का क्या कर दिया जाएगा? फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाएगा। जैसे ही CH1 और CH2 काइनेज एक्टिवेट हो गए हैं, वो आगे जाके P53 को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। जैसे ही P53 का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, MDM2 से नहीं पकड़ के पाएगा, MDM2 की जाल से P53 बच जाएगा। मतलब यहाँ पर P53 को अगर आपको बचाना है तो उसका फॉस्फोराइलेशन करवा दो। जैसे ही P53 का फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही MDM2 से वो बच जाएगा। अब P53 यहाँ पर क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। P53 अब यहाँ पर क्या जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाएगा। जैसे कि एक जीन होता है P21, इस जीन के पास जाता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब होता है किसी और जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है ये।
तो ये P21 के क्रोमोसोम के पास जाएगा, उसके जीन के इधर जाकर ये बोलेगा कि आप यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन कराओ, P21 का ट्रांसक्रिप्शन कराओ, P21 का mRNA बनेगा और इस mRNA से हम P21 का प्रोटीन बनाएंगे। अब ये P21 बेसिकली होता क्या है, CD के इनहिबिटर प्रोटीन होता है। जब भी हमें सेल साइकिल चलानी है दोस्तों, हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो CD के चाहिए होता है और दूसरा हमें चाहिए होता है साइक्लिन। तो यहाँ पर ये जो P21 है ये बेसिकली किस तरीके से एक्ट करेगा, ये बेसिकली एक्ट करेगा C21 के इनहिबिटर के सॉरी CDK के इनहिबिटर के जैसे। तो इसने यहाँ पर क्या करा, इसने यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हो, नॉर्मली अगर यहाँ पर G1S जो CDK है वो अगर फॉस्फोराइलेटेड स्टेज में होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जब यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रेजेंट है G1S CDK या फिर प्रेजेंट है SCDK, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन अगर इनको P21 ने जाके पकड़ लिया तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। अब इन दोनों के इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, सेल साइकिल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, सेल साइकिल वहीं पे रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमने G1S CDK या SCDK को पकड़ लिया है तो सेल जो है वो S फेज के आगे नहीं जा पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका काम होता है P53 का P21 बनाना, और P21 अगर बन गया तो सेल साइकिल को हम रोक सकते हैं। आप यहाँ पर इस कंडीशन में भी दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर ATM है, ATR है, CHK1 है, CHK2 है, इन्होंने P53 को फॉस्फोराइलेट कर लिया अंडर फ्यू कंडीशंस, और MDM2 MDM4 जो है वो काम नहीं कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जैसे ARF P14, ये भी यहाँ पर MDM को ब्लॉक करते हैं। इसी चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन चल रही है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन चल रही है मतलब सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अगर सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही चल रहा है तो इस केस में भी मुझे P53 से मदद मांगनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिक नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, मिक समझ लीजिए, मिक जहां पर भी आता है जिस भी सेल में जाएगा मिक सेल डिवीजन करवाएगा। मिक इज अ फैक्टर जो सेल डिवीजन करवाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है, इस सेल के पास बहुत सारे माइटोजन आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा लाइगेंड आ रहा है जो इस सेल को बोल रहा है कि आप सेल डिवीजन करो। अब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है। मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हो रही है, अब इसे कंट्रोल कराओ। हम ये कैंसर की कंडीशन में नहीं देख रहे, हम नॉर्मल कंडीशन में अगर सेल डिवीजन ज्यादा हो गया तब उस कंडीशन में क्या करता है। तो यहाँ पर कोई माइटोजन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सेल डिवीजन ज्यादा हो रही है, मिक का अमाउंट बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में ARF आ जाता है, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी। ARF जो है वो भी सेल साइकिल इनहिबिटर होता है। ARF यहाँ पर MDM2 से बाइंड करके MDM2 को इनएक्टिव करवा देता है। एक बार MDM2 इनएक्टिव हो गया तो P53 डिग्रेड नहीं होता, फ्री हो जाएगा और सेम वो एपोप्टोसिस करवाएगा, सेल साइकिल को अरेस्ट कराएगा। अगर कैंसर होता है तो मोर देन 50% जो कैंसर्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि P53 जीन जो है वो म्यूटेट हुआ है, क्योंकि P53 इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसको अगर म्यूटेट करवा देंगे तो डेफिनेटली सी बात है दोस्तों, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों P53 हमारी सेल में वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको ये पढ़कर मजा आया होगा। अगर आपको मेरे साथ और पढ़ना है तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप पे मेरे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।